नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा और आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया की निगाहें भी आज हमारे देश भारत पर है। बड़े ही इंटरेस्टिंग आंकड़े, क्योंकि काउंटिंग चल रही है, रुझान आ रहे हैं और ये रुझान कुछ ही समय में नतीजों में तब्दील हो जाएंगे और जो आंकड़े हैं वो बेहद रोचक है। एनडीए की अगर हम बात करें तो 295 रुझानों के आधार पर, इंडिया की अगर हम बात करें इंडी अलायंस की तो 230 पर अभी है। और वाकई में ये जो आंकड़े हैं ये बेहद इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि दावा इस बार एनडीए ने ये किया था कि हम 400 पार, एनडीए के साथ हम 400 पार, और कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस भी दिखाया था कि सिर्फ बीजेपी ही बिना अलायंस के भी बहुमत तो पा ही लेगी। लेकिन इस वक्त सिर्फ बीजेपी बहुमत से कोसों दूर है। एनडीए बहुमत तो पार कर चुकी है लेकिन फिर भी 400 तक तो आंकड़े बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। राशिद से इस पर हम बातचीत करेंगे। राशिद, बेहद रोचक काउंटिंग और जो नतीजे आ रहे हैं वो चल रहे हैं। 295 पे एनडीए, इंडिया 230। इंडिया की एक तरह से यहाँ पर काफी बड़ी जीत हम कह सकते हैं, भले ही वो सरकार ना बना पाए लेकिन आंकड़ों में भी उसने अपनी जीत तो दर्ज की है। देखिए संयुक्ता जी, जो एग्जिट पोल आए थे उसके बाद ये माना जा रहा था कि एक तरफा मुकाबला है, कोई कहीं से भी इंडिया गठबंधन टक्कर में नहीं है। लेकिन अभी तक के जो रुझान है, आधा दिन गुजर गया है और करीब करीब हम ये मान लें कि 2 से 3 बजे तक जो फिगर्स आएंगे उसमें बस 2-5 प्लस माइनस होगा, वो फाइनल फिगर हो जाएंगे। लेकिन अभी तक जो फिगर है 295 एनडीए और इंडिया गठबंधन 235 के समथिंग चल रहा है। तो बहुत अच्छी फाइट दी है सरकार, नो डाउट अभी तक बहुत क्लियर लग रहा है कि मोदी सरकार तीसरी बार आ जाएगी, लेकिन इस बार 400 पार वाला मामला नहीं है। अच्छा, एक जो सर्वे, एक तो एग्जिट पोल जिस पर हमने भी पोल्स निकाली थी और एक सर्वे जो कांग्रेस ने करवाया था, और कांग्रेस ने उस सर्वे में कहा था कि इंडिया जो है, इंडिया अलायंस, वो 295 पा जाएगी। लेकिन लग रहा है वो जो सर्वे है वो हुआ तो सही था, बस इंडिया नहीं, वो एनडीए थी जिसकी 295 की सीट आ रही थी। तो राहुल गांधी ने वो जो सर्वे दिया था, आंकड़ों के मुताबिक तो वो सर्वे सही लग रहा है। बिल्कुल सही बात। इंडिया गठबंधन खड़गे जो अध्यक्ष हैं उनके, उन्होंने भी और राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि 295 के समथिंग नंबर इंडिया गठबंधन के रहेगा, लेकिन हुआ इसके उलट। लेकिन ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। उनके जो मंत्री हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, जो जिस राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने इतना हाइप क्रिएट किया था और उनको लग रहा था कि इससे बहुत उनको लीड मिलेगी, बहुत फायदा होगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। उसकी वजह ये भी है कि फैजाबाद जो सीट है वहीं से जो बीजेपी सपा आगे चल रही है, बीजेपी पीछे चल रही है। और अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछली बार जो गेन किया था बीजेपी ने 2019 में, वो इस बार होता नहीं दिख रहा। खेला हो गया। खेला तो बीजेपी बोल रही थी कि पश्चिम बंगाल में होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में खेला नहीं हुआ। एग्जिट पोल ने भी दावा किया था कि काफी बेहतर करेगी, लेकिन पिछली बार 18 सीट ले लिए थे बीजेपी ने, इस बार तो 11 पर भी 11 पर सिमटती हुई दिख रही है। तो वेस्ट बंगाल व महाराष्ट्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पे बीजेपी के साथ खेला हो गया है। बीजेपी को उम्मीद थी पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छा करने की, नहीं हुआ। महाराष्ट्र में बहुत अच्छा करने की, नहीं हुआ। और शायद यही वजह है कि जो 400 का टारगेट प्रधानमंत्री को किसी ने नहीं बोला था कि आप 400 पार का नारा दीजिए, लेकिन उन्होंने खुद से ये टारगेट लिया था। ये एक बड़ी बात है कि उन्होंने खुद टारगेट लिया था कि इसके इर्द गिर्द वो रहेंगे। लेकिन जो 100 सीटें कम रहना, ये बड़ी बात है। और उसकी बड़ी वजह है कि जो ज्यादा सीटों वाले राज्य हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो आपका महाराष्ट्र हो, वहां पर उत्तर प्रदेश भी, वहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं है। हरियाणा में बराबरी की फाइट चल रही है, राजस्थान में घाटा हो रहा है। हाँ, अगर हम हिंदी बेल्ट की अगर बात करें, यहाँ पर जो 2 प्रमुख राज्य हैं, मध्य प्रदेश, यहाँ पर क्लीन स्वीप करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी को सिर्फ 1 सीट का फायदा है। बिल्कुल क्लीन स्वीप जरूर है, लेकिन आप उसको इस तरह से नहीं देख सकते कि उससे में टोटल नंबर में बहुत इजाफा होगा। छत्तीसगढ़ में 10-11 का मामला ही चल रहा है, 1 सीट पे भी कांग्रेस वही था मामला था। राजस्थान में जरूर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। तो मैं जो जिक्र कर रहा था कि बीजेपी का परफॉर्मेंस और इंडिया का गठबंधन का परफॉर्मेंस, इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा फाइट किया है और ये नतीजों में दिख रहा है, रुझानों में दिख रहा है कि जो अब जैसे 294 सीटों पर बीजेपी है और 231 पर आ गई। मुझे लग रहा है कि अगर
इस पर भी या इससे प्लस माइनस पे भी 10 पे भी अगर खत्म होता है मैच, अगर हम मैच का भी मान लें कि ये मैच चल रहा है और ये खत्म होता है, तो ये बहुत अच्छा मुकाबला होगा। हम कोई भी कमजोर टीम और एक मजबूत टीम का, अगर इंडिया का मुकाबला अगर आयरलैंड से या किसी ऐसे कमजोर टीम से हो तो कोई देखना पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर एक देखने वाली बात ये भी होगी कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन ने जितना प्रदर्शन किया है, शायद जनता की भी एक ये डिमांड थी कि भले ही सत्ता परिवर्तन ना हो, लेकिन उस मुकाम पर भी बीजेपी को ना पहुंचा दे कि यहां पर तानाशाही हावी होने लगे या जो फैसले हैं उस पर असर पड़ने लगे। एंटी इनकम्बेंसी एक जो शब्द है, जो खासकर जब दोबारा एक सरकार मजबूत लगती है टेन्योर में, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिछले 2 बार से हम देख रहे थे उसका कोई जिक्र नहीं था, लेकिन अब शायद नतीजों में जो रुझान आ रहे हैं अभी तो, क्योंकि रुझान ही है, उनमें लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा बहुत फैक्टर नजर आ रहा है। तो खासतौर पर यूपी, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में जिस तरह से प्रदर्शन रहा, तो एंटी इनकम्बेंसी अब फैक्टर कर रही है, या फिर जो बड़े बड़े मुद्दे जिनको बीजेपी मान के चल रही थी कि इस पे तो हमको 400 पार की हमारी नैया लगी जाएगी, चाहे वो राम मंदिर मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे हो, तो वो नहीं चला। देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर आप हर दिन बिरयानी खाएंगे ना तो उससे भी बोर हो जाएंगे। सरकारें कितनी भी अच्छी हों, जनता एक दिन उनको नकार देती है। हाँ। सरकारों का प्रदर्शन कितना भी अच्छा हो। हम ओडिशा की बात करें, ओडिशा में विधानसभा चुनाव है, वहां पर आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है, और दोनों ही जगह बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। वहां पर जो मौजूदा सरकारें थी, जगन मोहन रेड्डी की आंध्र प्रदेश में और नवीन पटनायक की लगातार वहां पर सरकार थी ओडिशा में, दोनों ने ही बीजेपी को पिछले 10 सालों से सपोर्ट किया है। जो भी बिल आते थे, जो विधेयक आते थे, उनमें इंडायरेक्ट सपोर्ट तो रहता था। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने खुद को अलग कर लिया, दोनों उनसे गठबंधन नहीं किया, वहां पर गठबंधन नहीं, बीजेडी से भी लास्ट मोमेंट पे गठबंधन टूटा, उनका नहीं हो पाया, और इसी तरह से वहां पर भी विधानसभा इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने गठबंधन नहीं किया, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि पिछले 5 साल में जिस तरह का जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने काम किया है, इस बार उनकी वापसी मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के साथ गए, जिसका फायदा भी दिख रहा है, दोनों ही राज्यों में सरकारें आ रही हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी जो है, या यूं कहें कि इस बार मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जो लोग हैं, उन्होंने वोट करते वक्त उम्मीदवारों का, प्रत्याशियों को भी देखा है, कैंडिडेट को भी देखा है कि वो किस तरह का है। शायद यही वजह है कि जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो पीछे चल रहे हैं, या उनके मुकाबले कमजोर कैंडिडेट है वो भी आगे चल रहे हैं उनके मुकाबले। तो एंटी इनकम्बेंसी भी है, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी है, स्टेट्स में उसका फायदा है। अच्छा, चूंकि हमने इन स्टेट्स का जिक्र किया, चाहे उड़ीसा हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, बिहार और कर्नाटका का भी हम जिक्र करना चाहेंगे। बिहार में हम देख रहे हैं कि एक अच्छी पोजीशन पे बीजेपी जेडीयू के साथ दिख रही है। कर्नाटका में भले ही सरकार विधानसभा इलेक्शंस में कांग्रेस की बन जाती है, लेकिन जिस तरह से एक तरफ चल रहा था ना कि सिद्धरामैया को बनाया, डीके को नहीं बनाया, और कहीं उसका नुकसान तो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये जो 4 स्टेट्स जो एक तरह से खुशखबरी है बीजेपी के लिए, चाहे वो उड़ीसा हो, कर्नाटका हो, आंध्रा हो, बिहार हो, और खासतौर पर क्योंकि उड़ीसा, आंध्रा पर हम थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं, तो बिहार और कर्नाटका बीजेपी के लिए कितना ये अच्छी खबर है। सबसे पहले हम कर्नाटक की बात करें। कर्नाटक एक तरह से बीजेपी का गढ़ है लोकसभा इलेक्शन के लिए। वहां हर 5 साल में सरकार बनती है, जो मौजूदा सरकार होती है वो हटा दी जाती है। मुझे बहुत फर्क नहीं लगता कि डीके शिव कुमार को अगर मुख्यमंत्री बनाते तो उसका असर लोकसभा इलेक्शन में होता, क्योंकि जो जनता है वहां भी जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हावी रहते हैं। लेकिन जब राष्ट्रवाद की बात आती है और या इस तरह के जो मुद्दे हैं वो हावी हो जाते हैं, तो जब देश के नेता को चुनने की बात आती है तो वहां के लोगों का, हमने पिछले इलेक्शन में भी देखा था, बहुत हावी रहती है वहां पर बीजेपी। अगर आपने बिहार की बात की, बिहार में भी जो एग्जिट पोल आए थे उसके मुताबिक जो आरजेडी है वो अच्छा परफॉर्म
करती दिख रही थी, लेकिन अभी तक के रुझानों में ऐसा नहीं है। वहां पर भी जो नीतीश कुमार है वो बीजेपी के साथ गए और उसका फायदा उनको, उनकी पार्टी को भी होता हुआ दिख रहा है। और बीजेपी तो जैसा परफॉर्म पिछली बार किया था ऑलमोस्ट वैसा ही इस बार कर रही है। हालांकि फिर भी जो आरजेडी है उसको पहले से ज्यादा सीटें दिख रही है, मिलते हुए दिख रही हैं। और जो जिन सीटों पे उन्होंने बढ़त बनाई है वो उनके परिवार के जो वो जो 4 सीटें हैं वो उनके परिवार के प्रत्याशी कैंडिडेट हैं। तो कुल मिलाकर हम देखें तो जो मुकाबला है वो बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर इंडिया गठबंधन को बेहतर करने की उम्मीद थी, वहां पर नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो राज्य चाहे यूपी हो वहां पर सपा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जहां बीजेपी को अच्छा करने की उम्मीद थी वहां पर नहीं हो पा रहा है। यूपी तो ऐसे भी एक बहुत बड़ा है क्योंकि मोदी खुद यूपी से लड़ते हैं, जीत रहे हैं हालांकि, लेकिन ऊपर से वो योगी का गढ़, लेकिन फिर भी अगर वहां पर डिफीट मिल रही है और बहुत अच्छा ओवर परफॉर्म करती हुई यहाँ पर सपा दिख रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो जातिवाद आधारित राजनीति है। बीजेपी ने बहुत सफाई से, होशियारी से गठबंधन किए, जिस तरह से आरएलडी को लास्ट मोमेंट पर साथ लेकर आए वो, लेकिन उसका बहुत फायदा होता दिख नहीं रहा। किसान ने बहुत सपोर्ट नहीं किया। जातिवाद की राजनीति हावी है। कैंडिडेट्स को जो वोट करते हैं, चाहे वो बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, तो वो जातिवाद को देखकर ही जो वोटिंग है वो होती है। पिछली बार बीजेपी को फायदा हुआ था, बम्पर जो सीटें आई थी, लेकिन इस बार जो उनके अच्छी जो प्रदर्शन की उम्मीद थी, चाहे वो रायबरेली हो, चाहे वो स्मृति ईरानी, लेकिन पीछे चलने का दिखाता है। चाहे वो फैजाबाद की सीट हो, इन सीटों पर पीछे होना बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी खबर है। ये मुझे ये लगता है कि अगर इस तरह की फाइट होगी तो कहीं ना कहीं ये इशारा जरूर है कि लोग, जनता जो है वो सब जानती है, और जनता सब हिसाब भी रखती है। जनता ये भी जानती है कि अगर राम मंदिर का उद्घाटन जनवरी में हो रहा है तो इसका क्या फायदा बीजेपी लेने की कोशिश कर रही है, या जो मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे हैं वो उनका असर बहुत चुनाव में नहीं होना। तो जनता सब जानती है और जनता का ही तो ये जनादेश है जो हम सबके सामने आ रहा है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, वो नेता जो बाद में बीजेपी में आए और किसी खास मुद्दे को लेकर आए, जैसे नवनीत राणा। अब नवनीत राणा अमरावती से इससे पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा, वो जीती, लेकिन तब निर्दलीय के रूप में जीती। फिर हम सबको पता है हनुमान चालीसा वाला जो पूरा मामला हुआ, और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते वो बीजेपी में शामिल हो गई, और फिर अब वो पीछे चल रही है। तो इस तरह की जो फैक्टर्स हैं, ये शायद जनता इसे नकार रही है कि ये अब नहीं चलेगा कि आप मुद्दे गढ़ो और मुद्दे गढ़ते हुए किसी बहुत सेफ पार्टी में चली जाओ कि यहाँ तो अब आप जीत ही जाओगी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये भी एक इशारा है। देखिए, ये मुझे लग रहा है कि यही तो स्वस्थ लोकतंत्र है, या लोकतंत्र की मैच्योरिटी भी यही है कि जब जो मतदाता है वो इतना मैच्योर हो, इतना होशियार हो कि उसको मालूम हो कि हमारा जो कैंडिडेट है या जो चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन हो या विधानसभा इलेक्शन हो, उसके पहले किस तरह से मुद्दे गढ़े जाते हैं और उन मुद्दों को आगे बढ़ाया जाता है ताकि इलेक्शन में फायदा हो। लेकिन अगर इस तरह के नतीजे आते हैं कि एन इलेक्शन से पहले भाजपा से कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से भाजपा में चले गए, या निर्दलीय थे फिर आपने देखा और हवा के रुख को देखते हुए पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन अगर जनता उनको नकारती है तो ये बहुत अच्छी बात है। चाहे वो अमरावती हो, परिणाम जो भी हो, लेकिन अभी तक जिस तरह से लग रहा है वो पीछे हैं, और अगर वो हारती हैं तो ये कहा जाएगा कि जो मतदाता है वो जागरूक है और उनको मालूम है कि कौन बेहतर है हमारे लिए कैंडिडेट, उसको वोट किया है, चाहे वो जो भी जीते। चलो, ये तो हमने बात की कि वो कौन से बड़े फैक्टर्स थे जिन्होंने एनडीए को पीछे करने का काम किया, या वो स्टेट जहां पर वो बेहतर कर रही है कैसे बेहतर कर रही है। लेकिन इंडिया पर भी तो बात करना जरूरी है, इंडिया अलायंस पर भी बात करनी जरूरी है। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो यही एक बड़ा मामला है कि वो साथ में चुनाव लड़ी। टीएमसी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया और बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया, लेकिन बाकी क्षेत्रों की हम बात करें तो इंडिया साथ में लड़ी, या कांग्रेस जो है इस अलायंस को संभाल के रखने में एक तरह से कामयाब हुई। तो क्या ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इंडिया अलायंस के फेवर में गया? देखिए, कांग्रेस के जो आला कमान है, राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या दूसरे बड़े नेता हो, इनको लेकर एक
एक आम राय ये रहती है कि इनका ईगो बहुत हाई है, ये बहुत समझौते नहीं करते हैं। लेकिन इस इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने समझौता किया है। सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हो या फिर एडजस्ट किया है कि भाई दिल्ली में हमें आम आदमी पार्टी के साथ लड़ना है, पंजाब में भले ही आप अलग लड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तृणमूल कांग्रेस भले ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा वहां पर ना हो, लेकिन अलग लड़े हो चुनाव, लेकिन ये भी बात है कि इलेक्शन के बाद वो इंडिया गठबंधन के साथ ही आएंगे। महाराष्ट्र में बहुत समझौता किया है कांग्रेस ने और बाकी पार्टियों ने भी किया है। ये बहुत मुश्किल एक सिचुएशन थी कि इतनी सारी सीटें, इतनी सारी पार्टियां, इतनी सारी सीटों पर कैसे एडजस्ट कर पाएंगी, क्योंकि ये समीकरण बिठाना बहुत मुश्किल था। चाहे वो हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हम, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मैं जिक्र इसलिए खासतौर से कर रहा हूं कि विधानसभा इलेक्शन की मैं अगर हम मध्य प्रदेश पे देखें तो इंडिया गठबंधन बन चुका था, लेकिन विधानसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने सीट नहीं दी थी, जिसकी में बयानबाजी बहुत हुई थी। अखिलेश यादव ने खासतौर से बोल दिया था कि भाई यही हमारे साथ सलूक करना था, तो हम भी फिर देखेंगे यूपी में, आप आइए देखते हैं। लेकिन ओवरऑल इंडिया गठबंधन के पक्ष में ये बात जाती है कि तमाम दुश्वारियों के बावजूद इन्होंने एडजस्टमेंट किया और इलेक्शन लड़ा, और खासतौर से इलेक्शन में या जनता के सामने ये प्रेजेंट करने में कामयाब रहे कि हम एक हैं। प्रधानमंत्री के मुद्दे पर बाद में, जो कि वो बहुत दूर की कौड़ी है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये चर्चाएं जो हैं वो सामने नहीं आई, ये भी अच्छा रहा। भले से बीजेपी ने इस मुद्दे को बहुत उछालने की कोशिश की कि भाई इनके पास तो दूल्हा ही नहीं है, मतलब कि अगर कोई जीत जाएगा तो प्रधानमंत्री आप किसको बनाएंगे, उसमें सिर्फ अटौवल होगी, तो वो बात का मसला है। पार्टियों की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से ये बयान कभी नहीं आए कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे, केजरीवाल बनेंगे या राहुल गांधी बनेंगे या अखिलेश यादव बनेंगे या दूसरे कोई नेता बनेंगे। टारगेट फिक्स था, पहले हम चुनाव लड़ेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, और शुरू से हम ये देखते आ रहे हैं कि उन्होंने अपना जो टारगेट है वो 300 के आसपास रखा था। अभी तक जो 233 सीटों का मामला उनका बन रहा है, आगे और कितना प्लस माइनस होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा है, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि मजबूत विपक्ष का होना, सरकार भले ही ना बनाए, इंडिया गठबंधन विपक्ष में रहेगा तो एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। और जब ये इन सीटों का भले से लोकसभा सरकार इंडिया गठबंधन ना बना पाए, लेकिन बाद में जो विधानसभा चुनाव होंगे वहां पर देखने वाली बात होगी, वहां फायदा होता है। और राज्यसभा में और विपक्ष में रहते हुए भी अगर आप लोकसभा में भी अगर नंबर ज्यादा रहते हैं तो कई मुद्दों पर, इशू पर बात विपक्ष अभी तो बहुत एक तरफा था, बिल भी पास होने होते थे तो बहुत आसानी से, क्योंकि मेजोरिटी दोनों जगह थी, चाहे वो पार्लियामेंट संसद में हो या राज्यसभा के लिए भी करना जरूरी है कि आपने 400 पार का नारा दे दिया कि, और ये बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं वो कभी इस बात को महसूस ही नहीं करते हैं, कभी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि बीजेपी हार सकती है। पिछले 10 सालों में जिस तरह का प्रदर्शन देखा है भाजपा के से जुड़े हुए लोगों ने, तो वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि वो इस नंबर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, 290 पर ठहर गए, या बीजेपी अपनी दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, जबकि पिछली बार वो 303 सीटें थी उनकी। तो दोनों ही कॉन्फिडेंस जो था कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका नुकसान हो रहा है। हालांकि सरकार तो फिर भी एनडीए बना ही लेगी ऐसा लग रहा है। मध्य प्रदेश की भी हम जरूर बात करना चाहेंगे। हालांकि अगर ओवरऑल पिक्चर, जो बड़ी पिक्चर है उसमें देखें तो बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं है। पहले 28 सीटें जीती थी बीजेपी ने, इस बार 29 है, क्लीन स्वीप है। एक सीट जो कांग्रेस की थी वो भी चली गई। कमलनाथ का जो गढ़ है कहा जाता है, नकुलनाथ ने जहां से इलेक्शन लड़ा वो भी अपनी नहीं बचा पा रहे हैं। दिग्विजय सिंह इस बार मैदान में उतरे, वो भी नहीं बचा पा रहे। एक लंबे राजनीतिक संन्यास के बाद दिग्विजय सिंह भी उतरे। सीधी, मुरैना, बालाघाट, ये वो 3 सीटें जहां पे लग रहा था कांग्रेस बेहतर करेगी, लेकिन हार रही है। देखिए, ये जो चुनाव है हम इसको इस तरह से देखें कि ये बीजेपी का गढ़ है मध्य प्रदेश में, और ये इस बार उसने फिर से साबित कर दिया है। अगर हम नेताओं की बात करें, छिंदवाड़ा में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही थी, वहां कमलनाथ चुनाव लड़ रहे थे, और हार और जीत, अगर जीत होती तो वो कमलनाथ की जीत होती, नकुलनाथ की जीत कमलनाथ की जीत होती, और हार है तो वो, अगर जिस तरह से लीड बनाई हुई है विवेक बंटी साहू ने, अगर वो परिणाम में भी बदलते हैं तो ये हार जो है वो कांग्रेस की नहीं, कमलनाथ की हार, क्योंकि वो लगातार वहां पर सक्रिय रहे हैं और वहां से बाहर
निकले भी नहीं, प्रचार भी उन्होंने बहुत नहीं किया। अब हम अगर बात करें दिग्विजय सिंह की, दिग्विजय सिंह को जब पार्टी ने उतारा, दिग्विजय सिंह की खासियत है वो बहुत ईमानदार कार्यकर्ता भी हैं कांग्रेस पार्टी के। अगर पिछली बार उनसे कहा गया कि आप भोपाल से चुनाव लड़िए, वो भोपाल से लड़ लिए। इस बार उनसे कहा गया कि आप राजगढ़ से चुनाव लड़े, तो वो आप राजगढ़ से चुनाव लड़ा और अच्छा चुनाव लड़ा। नतीजा जो भी हो, वहां पर भी चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ रही थी, दिग्विजय सिंह खुद लड़ रहे थे। बाकी सीटों का भी करीब करीब यही हाल है। जिस तरह का सीन इंदौर में बना, वहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट एंड टाइम पर जो है अपना पर्चा वापस ले लिया। वहां पर नोटा सेकंड नंबर पर है और करीबन 1 लाख वोट नोटा को वहां मिल रहा है। तीसरे नंबर पर बसपा है। बाकी कुछ सीटें भी थी, चाहे वो झाबुआ हो, चाहे वो धार हो, मंडला हो, इधर हम ग्वालियर चंबल की बात करें, भिंड सीट एक ऐसी थी जहां पर लग रहा था कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन फिर मसला वही आता है कि जब जो वोट करते हैं, मध्य प्रदेश खासतौर से मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यह हिंदी बेल्ट का एक मजबूत गढ़ है बीजेपी का, और यहाँ के जब मतदाता वोट करते हैं तो कैंडिडेट को, यहाँ पर खासतौर से एमपी में कैंडिडेट के बजाय लीडर को देखते हैं, और लीडर उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे थे। उनको ये मालूम था, जब वोटिंग परसेंटेज की हम बात करें तो करीबन 4% वोटिंग लोकसभा इलेक्शन में कम हुई थी मध्य प्रदेश में, तो ये बात सामने आई थी कि कांग्रेस को उम्मीद भी जगी थी इससे कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो शायद कुछ गुंजाइश बन जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज गिरा वो कांग्रेस की वजह से गिरा। कांग्रेस के जो वोटर थे वो नहीं निकले, बीजेपी के वोटर तो जो हैं वो आए, उन्होंने वोट किया। कुल जमा ये देखा जाए कि यहाँ पर कई ऐसे फैसले थे मैन इलेक्शन से पहले, चाहे वो अध्यक्ष को बदल देना, कमलनाथ को हटा के जीतू पटवारी को लेकर आ जाना, आला कमान भी बहुत शायद पता नहीं क्या इंटरनल सर्वे भी उनका यही बता रहा हो कि बहुत गुंजाइश नहीं है, तो आला कमान ने भी बहुत यहाँ पर नहीं दिया। प्रधानमंत्री 10 से ज्यादा रैलियां करते हैं, राहुल गांधी 5 पर सिमट जाते हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया मध्य प्रदेश पर। शायद उनको मालूम था कि हम 28 पिछली बार हारे थे, इस बार 29 हार जाएंगे, 1 सीट का फर्क पड़ेगा। लेकिन शायद वो इस जो मध्य प्रदेश में मेहनत करने वाले थे वो मेहनत उन्होंने दूसरे स्टेट्स में की, उत्तर प्रदेश में की, जिससे वहां पर उन्होंने सीट गेन की। और लोकसभा चुनाव होते भी इसीलिए आप बिगर पिक्चर पे कंसंट्रेट करते हैं, और वही शायद कांग्रेस ने किया, जिसके उसको अच्छे परिणाम भी दिख रहे हैं। तो रुझानों के हिसाब से अभी भी, और एक तरह के से यही शायद नतीजों में भी परिवर्तित होंगे। एनडीए 290 से 295 के बीच, इंडिया अलायंस जो है वो 230-35 इस तरह का कुछ निकलकर सामने आ रहा है। और लगातार इस बार अपडेट हम आपको देते रहेंगे अलग अलग एंगल से। आप लगातार बने रहिए चौथा खंबा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।